नमस्कार साथियों। आज एक बार पुनः आपके समक्ष लेकर आए हैं निपुण विद्यालय कार्य योजना। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी के समक्ष साझा किया था अपनी निपुण कार्य योजना का एक प्रारूप। उस प्रारूप में कुछ बिंदु थे जिन बिंदुओं के आधार पर कक्षा अध्यापक को अपनी कक्षा की और शिक्षक संकुल को अपने स्वयं के विद्यालय और साथ ही साथ आवंटित विद्यालय की कार्य योजना का निर्माण करना था और प्रधानाध्यापक को अपनी कार्य योजना निर्मित करनी थी पूरे विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से। तो यहाँ उन कार्य योजना के मुख्य बिंदुओं को एक बार रिकॉल किया जा रहा है। सबसे पहले हमें उद्देश्य कि हमारा निपुण छात्र, निपुण कक्षा और निपुण विद्यालय हेतु हमें कार्य योजना का निर्माण करना है। स्कूल का नाम डालना है, फिर विद्यालय का यूडाइस कोड, छात्र संख्या, कुल शिक्षक, और उसके बाद हमारी कार्य योजना के मुख्य बिंदु प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें हमने बात की थी लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा, परिस्थिति, चुनौती और समस्या, फिर संभावित समाधान, मेरी रणनीति, नवाचार, उपलब्धि, अग्रिम लक्ष्य और मानदंड। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी कार्य योजना आप सभी के समक्ष अपनी पिछली वीडियो में साझा की थी। आज हम एक और नया बिंदु लेकर आप सभी के समक्ष आ रहे हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जब विद्यालय की निपुण कार्य योजना बनाई जाएगी तो उस निपुण कार्य योजना का अभिलेखीकरण किस प्रकार किया जाएगा, अर्थात लिखित में हम सभी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित किस प्रकार रख पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ एक प्रारूप बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रारूप में सभी कक्षा अध्यापक और प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक संकुल अपने विद्यालय की योजनाओं को इस प्रारूप के आधार पर अभिलेखीकृत करेंगे। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का यूडाइस कोड, न्याय पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, प्रधानाध्यापक या प्रभारी का नाम, फिर मोबाइल नंबर और विद्यालय में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या और विद्यालय में कार्यरत कुल स्टाफ जिसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र अथवा अनुदेशक की संख्या अंकित होगी। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा परिचय था हमारे पूरे विद्यालय का। और इसी के बाद जब हम निपुण लक्ष्य ऐप, सरल ऐप और रचनात्मक आकलन के माध्यम से अपनी कक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं को निपुण छात्र अथवा छात्रा के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेंगे और उसे अंगीकार कर हम उस पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, तो हमारे समक्ष दो ही श्रेणी के छात्र अथवा छात्राएं दृष्टिगोचर होंगे। उनमें से एक जिन्होंने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और दूसरे वो छात्र जो अभी निपुण छात्र बनने की प्रक्रिया में है। तो यदि मेरे विद्यालय के समस्त छात्र निपुण छात्र बन चुके हैं तो मैं एक निपुण शपथ तैयार करूंगी और वो निपुण शपथ मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को जमा करूंगी। तो यहाँ पर उस शपथ का एक प्रारूप दिया गया है। इसमें लिखा है कि हम शपथ लेते हैं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे और अपने सभी साथियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करेंगे। हम अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद और प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय शिक्षा। और यह निपुण योजना के अंतर्गत जो निपुण शपथ दी गई है इस पर सभी हमारे शिक्षक साथी अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे और उनके पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय अथवा महोदया के द्वारा भी इस शपथ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक शपथ का प्रारूप था। तत्पश्चात विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों का विवरण इस पूरी शीट पर दिया जाएगा, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, पद नाम, शैक्षिक योग्यता, मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर की बात की गई है। जैसा कि साथियों भी पिछले माह शिक्षक बोर्ड बनाने का आदेश आया था, तो उसी आदेश को के परिप्रेक्ष्य में यह विवरण चार्ट बनाया गया है। इसके पश्चात विद्यालय की समय सारणी यहाँ हमें अंकित करनी है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक विवरण दिया गया है और कालांश
कालांश को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाषा और दूसरा गणित। अथवा भाषा के साथ साथ यदि हम कोई और विषय अपने यहाँ विद्यालय में चला रहे हैं, चाहे वो मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे व्यायाम शिक्षा से संबंधित हो, अथवा किसी रचनात्मक गतिविधि से संबंधित हो, तो इस प्रकार का विवरण भी यहाँ इस कालांश में दिया जाएगा। तो इस समय सारणी में हमने देखा कि 8 पीरियड्स, पूरे 8 के 8 कालांश का विवरण यहाँ देने की बात की गई है। इसके बाद छात्र छात्राओं का विवरण कि कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक कुल बालक कितने हैं, कुल बालिकाएं कितनी हैं, दिव्यांग छात्र कितने हैं और दिव्यांग छात्र छात्राएं कितने हैं। उसके बाद बालक बालिका और दिव्यांग छात्र छात्राओं का योग कुल कितना है। और नीचे महायोग का कॉलम बनाया गया है जिसमें हम कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त छात्रों का योग यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 तक कुल बालक विद्यालय में कितने हैं और कक्षा 1 से 8 तक कुल बालिकाएं विद्यालय में कितनी है। विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दिव्यांग बच्चे कितने हैं और इस प्रकार यहाँ एक पूरी शीट बनकर हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो इसमें छात्र छात्राओं का विवरण लिखा जाएगा। छात्र छात्राओं के विवरण के बाद अब हमें ये देखना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निपुण लक्ष्य कौन से हैं। तो यहाँ हमारे पास पूरे निपुण लक्ष्य दिए गए हैं और इसमें एक मुख्यतः हमें यह अंतर ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए कक्षा 1 से 3 तक के 100% छात्र 2025-26 तक निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे। यह हमारे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है और हमारा पूरा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 2026-27 तक समस्त छात्र छात्राओं को निपुण छात्र छात्राओं के रूप में परिवर्तित करना है। अब यहाँ हमारे पास एक और टेबल दी गई है, प्रति अध्यापक निपुण बच्चे बनाने का लक्ष्य। अर्थात कि कुछ विद्यालय हमारे ऐसे हैं जहां पर शिक्षक काफी संख्या में है, परंतु कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक अपेक्षाकृत मानक से कम है या एकल विद्यालय है। तो ऐसे स्थान पर प्रति अध्यापक निपुण बच्चे बनाने का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं कक्षा 1, 2, 3 में हिंदी और गणित दोनों ही विषयों पर फोकस किया गया है और वहां उनके सामने उस हिंदी और गणित को पढ़ाने वाले कक्षा अध्यापक का अथवा विषय अध्यापक का नाम भी जोड़ा जाएगा। उन संबंधित अध्यापक का मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर अंकित होगा और कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं इसको भी हम अंकित करेंगे और यह पूरी शीट हमारे प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर से ही प्रमाणित की जाएगी। इसके बाद कक्षा 1 विषय हिंदी, इसमें एक पूरी टेबल बनाकर यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें क्रम संख्या, बच्चे का एसआर नंबर, बच्चे का नाम और निपुण लक्ष्य ऐप से प्रथम बार असेसमेंट की तिथि। देखिए बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें हमें निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग करना है और इस प्रक्रिया को किए बिना हम अपने छात्र छात्राओं का प्रारंभिक स्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमें निपुण लक्ष्य ऐप से प्रत्येक बच्चे का आकलन करना होगा और पहली बार उस बच्चे का आकलन किस तिथि को किया गया वो डेट यहाँ पर हमें मेंशन करनी होगी। अब निपुण लक्ष्य ऐप प्रयोग करने के बाद हमारे समक्ष रिजल्ट आता है और तो उस परिणाम में या तो बच्चा निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होता है या फिर उस बच्चे को अधिक अभ्यास कराने का निर्देश दिया जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा बच्चा निपुण लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यदि उसने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो हम यहाँ पर राइट लगाएंगे और अगर नहीं किया है तो हम डैश लगाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें क्रॉस का प्रयोग नहीं करना है। उसके पीछे मंतव्य यही है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात अधिगम सदैव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हम अगर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब उसका अधिगम रुक गया, जो संभव नहीं है। तो यदि बच्चे ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो इस कॉलम में राइट लगाया जाएगा और अगर नहीं किया है तो निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की संभावित तिथि कौन सी हो सकती है, अर्थात वो बच्चा कितने समय में लगभग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, इसका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा।
तो इस प्रकार से कक्षा 1 हिंदी की तालिका हमने देखी। इसके बाद इसी पैटर्न पर आधारित कक्षा 1 गणित की तालिका है, इसमें सेम यही कॉलम्स दिए गए हैं। फिर कक्षा 2 में भी यही कॉलम है हिंदी भाषा के लिए, और कक्षा 2 में भी गणित के लिए समान कॉलम्स रखे गए हैं। तत्पश्चात आते हैं कक्षा 3 की ओर। यहाँ भी विषय हिंदी में इस तालिका में उन सभी कॉलम्स को रखा गया है जिनकी हम बात कर चुके हैं। कक्षा 3 के गणित विषय को लेकर बनाई जाने वाली तालिका में भी वही सब कॉलम्स बनाए गए हैं, और इन कॉलम्स के आधार पर बच्चों का हमारे पास एक पूरा ओवरऑल डाटा या पूरी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ जब हमने बच्चों का प्रारंभिक आकलन कर लिया, तो उसके बाद निपुण लक्ष्य ऐप में स्क्रीनशॉट शेयर करने की भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो जब हम अपने यहाँ पर शिक्षक अभिभावक बैठक करेंगे, तो उस बैठक में भी क्रम संख्या है, माह का नाम, बैठक का दिनांक है, उसमें कुल कितने अभिभावक मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए और किस क्लास के कौन से अध्यापक हैं, उनके साइन के साथ वो अप्रूवल किया जाएगा। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है कि किस प्रकार से पूरी पारदर्शिता के साथ एक शिक्षक ये प्रयास करेंगे कि वो अपने छात्र छात्राओं की प्रगति से उनके अपने अभिभावकों को भी वो परिचित करा सकें, जिससे कि अभिभावक भी अपने बच्चों के शैक्षिक संप्राप्ति को और बढ़ाने में हम सबका सहयोग कर सकें। अब अभिभावकों से वार्ता के उपरांत हमें ये देखना होगा कि हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं के हित से संबंधित कितनी विभागीय सामग्री है। तो उसका विवरण इस टेबल के आधार पर, जिसमें उपलब्ध प्रिंट रिच मटेरियल, खेल सामग्री और अन्य सामग्री के हेडिंग्स को डाला गया है। तो यहाँ हम देखते हैं क्रम संख्या है, सामग्री का नाम जो विभाग की ओर से हमें प्रदान की जाने वाली है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, जिसमें चित्र चार्ट, बिग बुक, चित्र कहानी पोस्टर, गणित किट, गणित पोस्टर चार्ट, गणित कार्ड और बोर्ड, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, खेल सामग्री और ब्लूटूथ स्पीकर। कुल मिलाकर ये 9 आइटम्स के नेम इसमें डाले गए हैं, और सामने इसी के सामने सामग्री की उपलब्ध संख्या, यानी किस विद्यालय में कितनी कितनी मात्रा में ये हमें आइटम्स मिले हैं, इनका पूरा डिटेल यहाँ पर, इनकी पूरी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे पास एक स्टॉक हो जाएगा कि मेरे पास टूल्स हो जाएंगे कि इन टूल्स का प्रयोग करके मैं अपने विद्यालय के बच्चों को शैक्षिक संप्राप्ति के लिए तैयार कर सकती हूँ। अब इसके पश्चात जब लक्ष्य भी निर्धारित हो गए और सामग्री भी निर्धारित हो गई, तो अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास मानव संसाधन कितने हैं, अर्थात मेरे विद्यालय में स्टाफ कितना है, और मुझे जो भी कार्य संपादित करने हैं उन सभी के बीच उन कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ अगर हम व्यवस्था का नाम ले लें कि विद्यालय में सर्वप्रथम विद्यालय आरंभ होते ही वंदना अर्थात प्रार्थना और फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित गतिविधियां कराई जाती हैं, तो यहाँ हम इन सभी कार्यों के लिए एक एक प्रभारी का नियुक्तिकरण कर देंगे, और इसमें वंदना और सामान्य ज्ञान प्रभारी, पुस्तकालय प्रभारी, क्योंकि जैसा कि हमारा निपुण भारत मिशन में बहुत ज्यादा फोकस इसी बात पर दिया जाता है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा समझ के साथ पढ़ना सीखे, और समझ के साथ पढ़ने के लिए पुस्तकालय एक अत्यंत प्रभावी टूल हो सकते हैं। तो पुस्तकालय का प्रभावी, एमडीएम का प्रभावी, अनुशासन का प्रभारी, और पीटीएम एसएमसी बैठक का प्रभारी, खेलकूद सामग्री प्रभारी, प्रिंट रिच सामग्री प्रभारी, इनका कॉलम दिया गया है। और यहाँ प्रभारी अध्यापक का नाम और प्रभारी अध्यापक के हस्ताक्षर की भी बात की गई है। इसी के साथ यहाँ पर 8, 9, 10 और इसके आगे सो ऑन कॉलम्स खाली छोड़े गए हैं, क्योंकि हम अपने विद्यालय की दशा, अपने विद्यालय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार कार्यों का विभाजन कर सकते हैं। और पुनः एक बार समस्त कार्यों के विभाजन के लिए प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा। यहाँ जब हमने पूरा एक डिटेल बना लिया कि कौन कौन क्या क्या दायित्व का निर्वहन करेगा, इसके पश्चात शिक्षण योजना बनाने का विवरण का भी फॉर्मेट आप सभी के साथ साझा किया गया है। इसमें प्रधानाध्यापक अपने पास एक ये टेबल बनाकर रखेंगे, जिसमें क्रम संख्या और अध्यापक का नाम और अप्रैल से लेकर मार्च अर्थात पूरे एकेडमिक सेशन, पूरे शैक्षिक सत्र के लिए कॉलम्स बनाए गए हैं, जिसमें अध्यापक के नाम के समक्ष अप्रैल में डायरी बनाई या नहीं बनाई पूरे 30 दिन, तो उससे संबंधित यहाँ पर यस अथवा नो, हाँ अथवा नहीं का कॉलम बना होगा। और यह
जैसा कि अंडरस्टूड है ही कि शिक्षण योजना को प्रमाणित किया जाना है हमारे प्रधान अध्यापक के द्वारा। तो इसीलिए ये तालिका बनाई गई है कि इस तालिका को भी हमारे प्रधान अध्यापक महोदय प्रमाणित करेंगे। और शिक्षण योजना के बाद डायरी भरे जाने की स्थिति क्या है मेरे विद्यालय में, इसके लिए भी हमारे अध्यापक का नाम और अप्रैल से लेकर मार्च माह तक कॉलम्स के आधार पर डायरी भरे जाने की स्थिति को अद्यतन करेंगे। तो इस तरह से हमने बात की कि निपुण लक्ष्य भी हमें ज्ञात हो गए, हमें विभाग से दी जाने वाली सामग्री का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने शिक्षक अभिभावक की जो बैठक है उसका भी आयोजन कर लिया, फिर शिक्षण योजना भी बना ली, उसकी स्थिति को भी हमने इस पूरी तालिका में भर लिया, डायरी भरने की स्थिति को भी हमने इसमें जांच लिया। इसके बाद अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर हम ये मानेंगे कि हमारा विद्यालय निपुण विद्यालय हो गया और हमारे छात्र निपुण छात्र बन चुके हैं। तो यहाँ ये सपोर्टिव सुपरविजन से संबंधित चेक लिस्ट है। ये वो मानदंड हैं जो अंकित किए गए हैं और जिनके आधार पर माना गया है कि जिस विद्यालय ने ये मानदंड प्राप्त कर लिए हैं अर्थात उनका विद्यालय लगभग निपुण विद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। तो ये पूरे 25 बिंदु हैं। 25 बिंदु ये पूर्व में भी आप सभी के साथ साझा किए जा चुके हैं। और इसमें एक्टिव लाइब्रेरी फर्स्ट नंबर पर है, क्या ये रेगुलरली यूज हो रही है या नहीं, बुक क्लब बन चुके हैं या नहीं, और जो हमारा पुस्तकालय पंजिका है उसको अद्यतन किया जा रहा है अथवा नहीं। सेकंड नंबर पर इसमें लेसन प्लान और टीचिंग प्लान की बात की गई है कि बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं या अभी गतिमान है। थर्ड नंबर पर मैथ किट और साइंस किट की बात की गई है कि दे आर अवेलेबल और नॉट। फिर उसके बाद टीचर्स डायरी प्रॉपरली फिलअप की जा रही है अथवा नहीं। फिफ्थ नंबर पर है टाइम टेबल जो यूज किया जा रहा है या नहीं। सिक्स्थ नंबर पर दिया गया है कि प्रिंट रिच मटेरियल यूज किया जा रहा है अथवा नहीं। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी टीएलएम हमारे क्लासरूम में हमारे विद्यालय में लगा हुआ है उससे संबंधित हमारे बच्चों को पूरी अंडरस्टैंडिंग पूरी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर प्रेरणा तालिका यूज में आ रही है या नहीं। निपुण तालिका भी विद्यालय पहुंची नहीं है, तो जब तक निपुण तालिका विद्यालय नहीं पहुंचती ये हमारे अपने सुविधाओं और अपने संसाधन पर निर्भर करता है कि हम चार्ट पर अथवा प्रिंट आउट निकलवा कर निपुण तालिका का प्रयोग आरंभ कर दें। इसी के साथ साथ बाल संसद की बात की गई है कि हमारे विद्यालय में बाल संसद का गठन हो चुका है अथवा नहीं, और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, ये भी इसमें एक बिंदु सम्मिलित किया गया है। और 10th नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और बिंदु जोड़ा गया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है कि जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं दीक्षा पर वो सभी कोर्सेज कंप्लीट किए जा रहे हैं अथवा या नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो साप्ताहिक क्विज, हालांकि ये क्विज अब बंद हो चुकी है परंतु इसको इस चेकलिस्ट में रखा गया है कि हम समय समय पर बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्रश्नोत्तरी का निर्माण करें जिस प्रश्नोत्तरी के आधार पर वो अपने इन कार्यों को संपादित कर सके। इन सब बिंदुओं के साथ साथ अगले बिंदु पर मैप्स की बात की गई है कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप का प्रयोग किया जाए प्राइमरी सेक्शंस के लिए, और जो जूनियर अपर प्राइमरी सेक्शंस हैं उनके लिए मैप ऑफ वर्ल्ड अर्थात संसार के मानचित्र के आधार पर उनको अध्ययन कार्य कराया जाए। इसी के साथ साथ रीडिंग कॉर्नर की बात की गई है कि क्लासेस में रीडिंग कॉर्नर बने हो जहां बच्चे अपनी सुविधा से पुस्तकों को पढ़ सके। और इसी के साथ साथ स्कूल के लिए जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं 13 रजिस्टर्स, उन सभी 13 रजिस्टर्स को अपडेट किया जा रहा है अथवा नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी प्रार्थना सभा को आयोजित करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं की सहभागिता हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नवोन्मेषी प्रयास भी उस हमारी असेंबली में कराए जाए। इसी के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग की बात की गई है कि दे शुड बी द इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि बहुत सुनियोजित तरीके से ये मीटिंग्स कराई जाए और इसमें सहयोग लिया जाए अपने एसएमसी मेंबर्स का, अपने रेस्पेक्टेड विलेजर्स का, ग्राम प्रधान का। साथ ही साथ प्रेरणा लक्ष्य ऐप को भी डाउनलोड कराया जाए और टीचर्स उसका 100%
प्रयोग करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट होता है और उसी के आधार पर हम अपनी कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को भी निश्चित करते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना है अथवा संवर्धित कक्षा शिक्षण को लागू करना है। इसी के साथ मिशन शक्ति कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुक्रम में, तो इन पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। और एसएमसी के कोऑर्डिनेशन के साथ हम गार्जियन को साथ लेकर चलेंगे, एसएमसी को साथ लेकर चलेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग लेंगे। निपुण भारत मिशन के जीओ का अध्ययन भी हम सभी करेंगे, स्टाफ मेंबर्स भी को भी ये जीओ पूरा याद होना चाहिए। साथ ही साथ हम निपुण भारत मिशन के बारे में अपनी कम्युनिटी को भी अवेयर करेंगे। और इसी के साथ रीडिंग कैंपेन, जो हमारा 22 सप्ताह का कार्यक्रम चल भी रहा है और 45 दिन के लिए हमारा रीडिंग कैंपेन परिषद के विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय के लिए एक साथ चलाया जा रहा है, तो हम उस रीडिंग कैंपेन का भी फॉलो अप लेते रहेंगे। साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी हमें बहुत ध्यान देना होगा और ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करना होगा जो बच्चे अपने वास्तविक लब्धि स्तर से कम हैं, तो उनके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे और जो बच्चे संतोषजनक प्रगति पर हैं उन बच्चों को हम अगले स्तर तक ले जाने के लिए समृद्ध कक्षा शिक्षण करेंगे, अर्थात पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण हम गतिमान करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ स्पोर्ट्स किट भी हमारे विद्यालय में है, उनका प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो एक हेडमास्टर अगर इन 25 बिंदुओं को की समीक्षा अपने विद्यालय में कर लेते हैं और इन्हें अपडेट करते रहते हैं समय समय पर, तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि वो अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बहुत सरलता से बना लेंगे और अपने छात्र छात्राओं को भी निपुण छात्र और छात्रा के रूप में सरलता से विकसित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आपके समक्ष एक अभिलेखीकरण का पूरा एक फॉर्मेट शेयर किया। आशा है आपको यह फॉर्मेट अपने कार्य को सरल करने में सहायता देगा। और इसी के साथ आज यहाँ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले बिंदु पर अगली वीडियो में आपसे पुनः बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।